हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हमारा साइंस का लेसन कौन सा चल रहा था, फोर्थ, जिसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारी नए सिलेबस एनसीईआरटी पे बेस्ड था। आज हम लोग हमारा क्या शुरू करने वाले हैं, अभ्यास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो और अभ्यास का पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो बच्चों, जिन लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट देखा होगा वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर चुके होंगे, और जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है उनके लिए मैं अभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। सारे लेक्चर्स आप लोगों को चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर देखिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पहले प्रश्न की, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं, इनका प्रतीक ही ले लेते हैं। इनका प्रतीक, प्रतीक इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, ई माइनस। प्रोटॉन का, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं, पी प्लस। और न्यूट्रॉन का एन। ठीक है, उसके बाद हमने जाना इनके द्रव्यमान के बारे में। इनका द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का बेटा द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये निगेटिव में होता है। और प्रोटॉन का कितना होता है, सेम यही वैल्यू होती है, बस क्या होता है, प्लस का साइन। अगर मतलब इसके आगे हम लोग प्लस का साइन लगा दें तो वो किसका द्रव्यमान हो जाएगा, वो प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो मैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो आप लोग लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उनका प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। और न्यूट्रॉन, मैंने जैसा कि थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोगों को बताया था, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में इसका द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, सॉरी, ये द्रव्यमान क्या बताया गया है, द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। और ये, सॉरी, मैं आवेश को द्रव्यमान बोल गया हूँ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। ये क्या है, हम लोग द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, सॉरी बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना हमने जाना था, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, और प्रोटॉन का कितना था, 1.6 इंटू 10 की पावर -20। ठीक है, और न्यूट्रॉन का कितना होता है, सेम जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, कितनी बार समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए, हमने प्रतीक जान लिया, द्रव्यमान जान लिया, और जो हमसे गलती हुई थी उसी पे आ जाते हैं, आवेश की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आवेश का जो द्रव्यमान, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो निरपेक्ष आवेश होता है, मतलब जो एब्सोल्यूट, मतलब रियल वैल्यू जो होती है, वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वो भी निगेटिव में। और सेम यही चीज प्लस में प्रोटॉन की होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब ये उदासीन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो हमें तुलना करनी थी, 3 तुलनाएं कर ली हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, या फिर मैंने आंसर आगे प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, जो कि आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं है। तो बच्चों हम लोगों ने टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा था, और टॉमसन के परमाणु मॉडल की हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, सीमाएं भी पढ़ी थी। तो आप अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखे हैं तो वहां से आप इसको इजीली इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। वरना मैं आप लोगों को अभी तो बताऊंगा ही। तो टॉमसन ने क्या बताया था, टॉमसन ने अपने मॉडल में बताया था कि जो परमाणु होता है इस तरीके से एक क्या होता है, तरबूज के जैसा होता है, और जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। हाँ, और जो इसमें बीज होते हैं ऐसे ऐसे करके, जो इसमें बीज होते हैं हमारे, बीज कैसे होते हैं, बीज ब्लैक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ब्लैक, इस तरीके से। ठीक है, तरबूज के बीज वो क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, और ये निगेटिव चार्ज पूरे तरबूज, जैसे तरबूज में बीज फैले होते हैं वैसे ही फैला है। लेकिन जब नया परमाणु मॉडल आया तो इनके इस बात की क्या कर दी गई, गलत साबित कर दिया गया। और गलत साबित करना वही तो इनकी सीमाएं होगी। ठीक है, तो इनकी क्या हो गई, सीमा हो गई। और ये सीमा बताई किसने थी, तो नेक्स्ट परमाणु मॉडल किसका आया था, रदरफोर्ड का आया था। रदरफोर्ड ने इनकी इस बात को ही क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। क्यों, कि उन्होंने जब क्या किया था, सोने की पतली पन्नी ली थी, उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, जिससे क्या देखा, कुछ अधिकतर कण सीधे चले गए। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वो पूरे में फैले हुए होते तो कण सीधे नहीं जाने चाहिए थे सारे के सारे। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, सीमा। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, जे टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हुई, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इस तरीके से आप लिख लेंगे इसका। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा। अब जे टॉमसन के बाद कौन आए थे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा थी, तो हमने जाना था कि रदरफोर्ड का कहना था परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ इस तरीके से क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अब इनकी ये बात गलत साबित होगी, क्योंकि कोई वस्तु क्या, अगर कोई चीज किसी, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके आसपास चक्कर लगा रहा होता, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगा रहा होता तो क्या होता, तो होता ये कि ये एक समय ऐसा आता कि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नाभिक में आकर के गिर जाता। तो यही इनकी क्या थी, सीमा थी। ठीक, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, देखेंगे। इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि कोई भी आवेश सित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है, जैसा कि हमने बताया, तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है। ठीक, इससे इसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाती है, इसकी गति भी कम होती जाएगी, अंततः स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिलाकार पथ निर्माण कर नाभिक में टकरा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर देंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। अब आप लोग पिछले लेक्चर से इसका आंसर कर सकते हैं। नील बोर ने क्या बताया था, नील बोर ने जो रदरफोर्ड थे उनकी कमियों को दूर किया, और कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। दूसरी चीज क्या बताई, इन कक्षाओं के नाम दिए, पहली कक्षा को के बोला, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी कक्षा को एम, चौथी कक्षा को एन। इसी तरीके से आप आगे की कक्षाएं लिख सकते हैं। ठीक, और इन्होंने दो पॉइंट बताए थे, क्या बताए थे, पहला पॉइंट तो ये बताया कि नाभिक होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या बताई थी, जो अभी हमने बात की, कि एक निश्चित कक्षा में चक्कर
लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। क्या लिख सकते हैं कि नील बोहर ने परमाणु की निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की। पहली अवधारणा क्या थी? परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकता है। ठीक है, जो कि अभी हमने जाना। ठीक है, और उन कक्षाओं का क्या नाम दिया? KLMN। ठीक, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर देंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देख लें। तो इस तरीके से हम लोग आ चुके हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। अब तुलना जो करनी है उसमें क्या करोगे, सभी परमाणु मॉडल्स को आप लोग एक लाइन से लिख दोगे। ठीक, उनकी कमियों को भी लिख दोगे। तो 3 ऐसे करके बना लेना, यहाँ टॉमसन का, यहाँ रदरफोर्ड का, और यहाँ पर किसका? बोर का। तीनों को लिख लेंगे हम लोग, तीनों के पॉइंट्स लिख देंगे, वही क्या हो जाएगी? तुलना हो जाएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोग, अगर आप लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा तो आप इजीली इसके आंसर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, बाकी अगर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करके आप बताइए, मैं अलग से वीडियो उसका बना करके डाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। अगला प्रश्न है हमारा, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो ये हम लोगों ने जाना था, और ये किसने बताया था? इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसने बताया था? एक थे बोर और बरी। ठीक, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हमें सिखाया। इन्होंने क्या बताया कि किस जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक, और उस निश्चित कक्षा को हम लोग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये बताई थी, क्या? वन स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले से हम लोग उस निश्चित कक्षा में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर n हमारा क्या है? कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, आप किस कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं? पहली कक्षा के। पहली कक्षा क्या है? के अगर इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो के किस कक्षा के, कौन सी कक्षा होती है? पहली। तो एन की जगह क्या लिखोगे? 1। ठीक, अगर एल के निकालने हो तो एल किस नंबर पे आती है? दूसरे नंबर पे। एन की जगह क्या लिखोगे? 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था कि आखिरी कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक, अंतिम कक्षा में, जब लास्ट अंतिम कक्षा आ जाएगी तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप लोग नहीं रख सकते हैं। और तीसरी बात इन्होंने क्या बताई थी? ये पहली बात थी, ये दूसरी बात हमारी। और तीसरी बात क्या बताई थी? तीसरी बात ये बताई थी कि जब तक पहले की कक्षाएं नहीं भर जाती, जैसे कि मान लो हमने जाना था ये नाभिक है, ये उसकी कक्षाएं हैं, ये पहली कक्षा जिसको के बोल देते हैं, ये दूसरी कक्षा इसको एल बोल देते हैं। जब तक पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे तब तक आप दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। भरने का मतलब ये हुआ कि जितने उसमें आ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम पता करेंगे कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमें पता चलेगा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर देखिए, उनमें मैंने कराए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जब तक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भर जाएंगे, अब 2 भरने के बाद में जो बचेंगे उनको अगली कक्षा में भरो। फिर अगली कक्षा में कितने आ सकते हैं? 8। तो अगली कक्षा में पहले 8 भरोगे, फिर जो बचेंगे वो तीसरी कक्षा में जाएंगे, फिर तीसरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जैसे कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 18 भरने के बाद में ही आप अगली कक्षा पर जाए। ठीक है, तो ये किसने बताया था? इलेक्ट्रॉनिक वितरण बोर और बरी ने बताया। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, ये पहला रूल है हमारा, क्या? किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? गलत लिखा हुआ है, ये स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? स्क्वायर। 2n का स्क्वायर से दर्शाया जाता है। n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले लेक्चर्स आप देखिए, उनमें बहुत इजी तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। दूसरा रूल, जो कि जैसा कि मैंने बताया, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? केवल 8। तीसरा रूल, पहले पहले की कक्षाएं भरोगे, फिर उसके बाद वाली कक्षा भरोगे। ठीक है, ये हमारा 6th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते लेते हुए संयोजकता को परिभाषित किया। अब संयोजकता क्या होती है हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना। ठीक है, संयोजकता क्या होती है, पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन का उदाहरण लेते हुए हमें ये चीज समझनी है। तो हम लोग चलो ऑक्सीजन और एक तरफ लिख लेते हैं सिलिकॉन। ठीक, ऑक्सीजन को ओ से प्रदर्शित करते हैं, सिलिकॉन को। ऑक्सीजन का ये परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। और सिलिकॉन की कितनी होती है? 14। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें पता है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? उसको तोड़ना कक्षाओं के हिसाब से। तो हमें फार्मूला पता है 2n का स्क्वायर। इस फार्मूले में पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो यहाँ 1 रखोगे तो हमें पता चलेगा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं? 8। ऐसे ही तीसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं? 18। लेकिन हमें इससे मतलब थोड़ी ना, हमें तो ऑक्सीजन के भरने हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन के हम लोग भरेंगे। देखिए कैसे भरेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। और अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 और फिर 6। संयुक्ता क्या होती है? संयुक्ता हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था। किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वो जितने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है? स्थानांतरण कर सकता है या फिर उनकी साझेदारी कर सकता है, उसी को उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो इसके लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये 6 दे तो सकता नहीं है, देना कठिन है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन और अंतिम कक्षा में होने कितने चाहिए? अष्टक पूरा करना है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 के लिए इसके पास कितने कम है? 2 कम है। तो ये 2 ले सकता है, दे तो सकता नहीं है। तो इसकी संयुक्ता बेटा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे ही इसकी पे आ जाओ, सिलिकॉन की 2, 8 कितने हो गए? 8 तो 10, कितने बचे? 4। तो 4, तो ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, मतलब संयोजकता क्या होती है? कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या फिर जितने ग्रहण कर सकता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजक शक्ति होती है, इसे संयोजकता कहते हैं। ठीक, जो संयोजकता के बारे में पूछा गया था परिभाषा हमने दे दी। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी स्थानांतरण किया जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, वही उस तत्व की संयुक्त शक्ति कहलाती है। ठीक, सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। परमाणु परमाणु संख्या होगा ये, द्रव्यमान नहीं होगा। क्या होगा? परमाणु संख्या। आप लोग सही कर लेंगे। परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। और सिलिकॉन की कितनी होती है? 14। ठीक है, तो जैसा कि हमने पीछे जाना उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को या तो त्याग सकता है या फिर ग्रहण कर सकता है, ये कि हमने जाना हुआ है। ठीक, जो कि हमने जाना हुआ है। तो 2 इसकी क्या हो जाएगी? संयुक्ता। वैसे ही ठीक, तो इस तरीके से आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, पीछे हमने समझ लिया है, जिसको केवल आप लोगों को लिखना लिखना रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारित समस्थानिकों के कोई दो उपयोग भी लिखिए। ठीक, तो ये आंसर आप लोग अपने आप से लिखेंगे।
क्योंकि ये आंसर बहुत ईजी है, कल इनकी डेफिनेशन ही आप लोगों को लिखनी है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कमेंट करके बता देना, मैं उनका भी एक लेक्चर बनाकर डाल दूँ। ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सोडियम के, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। सोडियम के पूरी तरह से भरे हुए के व एल, या एल की मिसिंग है, के व एल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सोडियम, सोडियम बेटा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक। अगर इसके हम लोग कोषों को भरें, क्या करें, इसके कोष को भरें, तो जब हम लोग इसके कोष को भरेंगे तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, हमें पता है। एल में कितने आएंगे? 8। और एम में कितने आ जाएंगे? 1। ठीक है। तो एम वाला तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, यही इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, यही इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी, जो कि हमें पीछे भी जाना है। तो ये क्या करेगा? इसको त्याग देगा। तो इसकी भरी, अब हर तत्व तो क्या चाहता है? उसका अष्टक पूरा हो, मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 हो। तो 8 इसके पास कब हो सकते हैं? जब या तो ये किसी से साथ ले ले, या फिर किसी को क्या करे, अपना एक दे दे। तो एक देना सरल है ना, तो एक दे के ये अपना अष्टक क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। ठीक है, यही हमसे पूछा गया, सोडियम के पूरी तरह से भरे के व एल कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक, क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इसके अष्टक क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से? के व एल। ठीक। ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसका भी आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो 2 8 1 होगा, क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है, और अपने आयन बनाता है, और अष्टक पूर्ण कर लेता है। ठीक। तो Na+ बन जाएगा ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इसके ऊपर 1 प्लस का साइन आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे? 10 होते हैं, यानी के कोष में 2, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, और जैसा हमने पीछे भी जाना, और एल कोष में तथा एल, यहाँ पे भी एल मिसिंग है, एल कोष में कितने होते हैं? 8। हम जानते हैं कि के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और एल कोष में कितने हो सकते हैं? 2 का स्क्वायर, ये यहाँ पर इसको हटा दो, 2 गुणे दूसरी कक्षा मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ये मत लिखना, यहाँ पर ये होगा, इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अतः Na+ में के व एल को पूर्णता भरे। समझ में आ गया? वेरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आज के लिए बढ़ते हैं, इतना ही रखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और आगे के क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, उससे आप लोगों को क्या हो जाए, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप जल्दी से जल्दी वीडियो लेक्चर हमारे देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।